भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी तिरची। आज का ये जो इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन है, आप लोगों ने जो थंबनेल में देख लिया होगा, बहुत एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। आज हम चिराग के मुंह से ही सुनेंगे। आज का जो मैंने कॉन्वर्सेशन सेशन रखा है वो रखा है मैंने चिराग गौर के साथ। अपने आप में ही जिसे रियल टैलेंट कहते हैं वो है हमारे चिराग गौर। ठीक है, इस समय बीपीएससी में एज अ गजिस्ट्रेड ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे कार्यरत हैं, अपना काम कर रहे हैं। रैंक उनकी ऑल इंडिया रैंक 11 थी बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में। चिराग ने अपने लाइफ में ईएस के मेंस को 2 बार, आपके बार के इंटरव्यू को 2 बार, इसरो का इंटरव्यू, पीएसयू के इंटरव्यू, इसके साथ साथ गेट में भी अच्छे मार्क्स और आईआईटी भिलाई से उनका एमटेक है। तो आज की जो पूरी कहानी है ना, इसमें चिराग ने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी डिस्कस की है और उसने बताया है कि उसने किस तरीके से अप एंड डाउन्स देखे और आपको किस तरीके से जो वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं इंडिया के अंदर टेक्निकल के, कैसे कैसे अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करनी हो, क्या डिफरेंसेस होता है उन एग्जाम में, और कैसे जो आपके मन में इतना सारा डिस्ट्रैक्शन होता है उस डिस्ट्रैक्शन को आप रिड्यूस कर सकते हो। आज का ये इंटरव्यू सेशन में पूरा चिराग ने हमारे साथ डिस्कस किया है। तो अब इसके बाद जो भी कॉन्वर्सेशन होगी, जो इंटरव्यू सेशन मतलब कॉन्वर्सेशन सेशन होगा, हम वो चिराग से ही सुनेंगे, चिराग के मुंह से ही सुनेंगे। तो आशा बस आपसे इतना उम्मीद करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और पूरा इंटरव्यू सेशन देखना यार, पूरा कॉन्वर्सेशन देखना। मैं बता रहा हूं, आपका एक भी डाउट रिलेटेड टू जो आपके मोटिवेशन से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, एमटेक से रिलेटेड, पूरा क्लियर हो जाएगा इस इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू से मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन सिद्धार्थ लाइव। आज का इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है हमारा चिराग गौर के साथ, जिन्होंने वैसे ही बहुत कुछ फोड़ा है इंजीनियरिंग लाइफ में और अभी एज अ रजिस्टर्ड पोजीशन असिस्टेंट इंजीनियर बीपीएससी ऑल इंडिया रैंक 11 के साथ अभी अपना काम कर रहे हैं। ऊपर से ये मास्टर्स भी हैं आईआईटी भिलाई से। तो आज हम चिराग से बातें करेंगे और चिराग के बारे में जानेंगे और चिराग से सीखेंगे कि यार अपनी लाइफ को कैसे एक पाथ देना है। अगर अभी अभी आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हो या फिर आप किसी इंजीनियरिंग में एमटेक कर रहे हो या आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले हम जानेंगे चिराग के बारे में। चिराग, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। एक्चुअली मैं चिराग और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मेरा मतलब 2020 अक्टूबर में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। जून 20 को मेरा फाइनल रिजल्ट आया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो उसमें मुझे 11th रैंक हासिल हुई। और एक्चुअली इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले मैं 3 सेमेस्टर एमटेक के आईआईटी भिलाई में कंप्लीट कर चुका था। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आईआईटीज होती हैं उनमें अगर 1 साल आप रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप वहां पर रह चुके हैं तो आप उसे पार्ट टाइम में करा सकते हो। तो मेरा जो लास्ट सेमेस्टर है वो पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो गया, तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, वहां से स्टाइपेंड रुक गया और यहाँ पे। और बाकी तो बस म्यूजिक अच्छा लगता है और यही है। आप लोगों को पता नहीं है लेकिन चिराग गिटार बजाते हो। चिराग का खुद का भी यूट्यूब चैनल है। चिराग, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? नहीं, अभी जो बीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए है वो तो चिराग गौर के ही नाम से है, उसको ये है। और दूसरा उस पर मैं ऐसे ही मतलब थोड़ी रिक्रिएटिव वीडियो डालता हूँ, उसका नाम अलग है, उसका नाम बताएं, चिराग खान करके एक चैनल है। ओके। तो और चिराग के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मैंने फॉलो किया, उसमें बढ़िया चिराग गाना मतलब गिटार बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया गिटार बजाते हैं चिराग, है ना। तो अगर आप लोगों को भी सुनना है तो आप इंस्टाग्राम में जाके चिराग का देख सकते हो, और बीपीएससी का गाइडेंस चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हो चिराग के। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि चिराग, उन एग्जामिनेशंस के बारे में बताओ जो तुमने ऑलरेडी अभी तक फेस किए हैं और उसके साथ तुम्हारा परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स क्या क्या रहे। एक्चुअली मैं 2014 का ग्रेजुएट हूँ और मैं ऐसे कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ जहाँ पे पहले प्रिपरेशन का कोई इन्वायरमेंट नहीं था और मुझे भी एक्चुअली मेरा माइंड डेवलप नहीं था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। जस्ट ऐसे ही मेरे बड़े भाई ने बीटेक करी तो मैं भी मैकेनिकल से वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, तो उसी के कॉलेज में पहुंच गए बिना कुछ अवेयरनेस के। लेकिन थर्ड ईयर तक आके समझ में आया कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मेरा भाई भी 1 साल कोचिंग करके 2011 में उसका आईआईटी दिल्ली में एमटेक में हुआ और फिर 6 महीने बाद उसका मध्य प्रदेश पावर जनरेशन में
उसका असिस्टेंट इंजीनियर में हो गया। तो उसी को देख के ऐसा लगा कि ऐसा भी किया जा सकता है। तब तक मेरे को थोड़ा डेवलपमेंट आ गया था ब्रेन में कि ऐसा ऐसा करेंगे। फिर वही मैं 2014-15 में मेडिजी ज्वाइन किया रेगुलर, और वहां पे कोचिंग करी। तो मेरे बड़े भाई ने गाइड किया कि तुम इंजीनियरिंग सर्विसेज पर ज्यादा फोकस करो, मे बी हो सकता है तुम्हारा, मतलब तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास बैकअप है, तुम्हारे पास मेरा सपोर्ट है, गाइडेंस है। तो फिर मैं 15 से मतलब सीरियसली 15 में ईएस तो नहीं हुआ, लेकिन गेट में 52 मार्क्स आए। मेरा जो दोस्त था जो मेरे साथ तैयारी करता था, वो बंदा एनआईटी कुरुक्षेत्र चला गया, उससे थोड़े अच्छे मार्क्स थे। मैंने लेकिन एमटेक तब करना नहीं था, कोई प्लान नहीं था। तो फिर मैं वही ईएस की प्रिपरेशन एक और साल कंटिन्यू करी। तो फिर 16 में ईएस नहीं निकला, लेकिन क्या हुआ कि तीन इंटरव्यू का कॉल आया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, और एक और एनपीसीआईएल का इंटरव्यू कॉल आया। तो तीनों मैंने 2016 में इंटरव्यू दिए। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मेरे में कुछ बात है, मैं कर पाऊंगा, और मेरे को समझ में आ रही है बातें। मतलब मैं एकदम ही खराब कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरे में कुछ एवरेज है। तब तक मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब वो तीनों इंटरव्यू कॉल आए, इंटरव्यू फेस किए, वो क्या पूछते हैं, तो वो उन्होंने कुछ ऐसा भारी तो पूछा नहीं, सभी पढ़ाई का ही पूछ रहे थे। जो कि एक्चुअली 15 जून 2016 को तो मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू, मैंने कभी कॉलेज में कभी इंटरव्यू फेस ही नहीं किया था। तो फिर वो तीनों इंटरव्यू दिए। वो इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 17 में ईएस का पैटर्न बदल गया। 17 में मैं ओवर कॉन्फिडेंस कि छोड़ो, बिना कोचिंग के अभी पैटर्न तो बदला, लेकिन मैं खुद से कर लूंगा। और मुझे थोड़ा रिसर्च के ऊपर, मतलब साइंटिस्ट बनने का थोड़ा वो लगा कि ये ज्यादा अच्छा है। तो फिर मैं बार्क और इसरो के लिए सोचने लगा। फिर 18 में मेरा एक और बार बार्क का इंटरव्यू दिया है। 18 में फिर मेरा मेंस भी लिखा है मैंने ईएस का। 19 में मैंने मेंस लिखा है इसका ईएस का। तो फिर यही सब एग्जाम, एक बार एयरफोर्स AFSB करके एक होता है, उसमें पहुंच गए थे। क्योंकि मेरा 17 में मेरे भाई की शादी हुई थी, तो मेरे पास बहुत खराब परफॉर्मेंस थी मेरी। मतलब मैं पढ़ाई को समय नहीं दे पाया था 2 महीने। तो उससे एकदम ही मैं बहुत ही आउट ऑफ ट्रैक हो गया था। अगर वही वाली बात है, आजकल वो कोई सीरीज आई है एस्पिरेंट, उसमें कहता है कि आप 2 वीक के लिए अपने घर जाओगे, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कहाँ। तो 17 मेरा एकदम प्लेन, कोई सिलेक्शन नहीं। 18 से मेरा दोबारा से मैं ट्रैक पे आया था, दोबारा सिलेक्शन, लेकिन वही फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर 19 में जाके, जब मेरे को 14 से 19 हो गया, तब जाके मैंने आईआईटी भिलाई ज्वाइन किया। और मेरी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो गई थी। तब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस टेस्ट सीरीज 1-2 महीना पेपर से पहले दूंगा तो हो जाता था। तो फिर मेरा ये मेंस मैंने अगस्त 2019 में दिया, और मैं जुलाई 23 को मैं आईआईटी भिलाई भी ज्वाइन कर लिया था। इसका जस्ट मेंस लिखा, तो मेरा मेंस का प्रोसेस मुझे लग गया था कि अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि जस्ट 30 जून को मैंने ईएस का मेंस दिया था। और ये एक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है। स्टेट में आप लगा लो 29 स्टेट हैं, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज से 29-30 गुना कम कंपटीशन है। तो अगर मैंने 19 में सारे ही प्रीलिम्स के टेस्ट, सारे ही मेंस के टेस्ट दिए, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि चलो इसमें कुछ होगा। लेकिन मैं फिर आईआईटी में चला गया। फिर मुझे रिसर्च का कुछ थोड़ा लग भी रहा था कि करेंगे, और उधर अच्छा एनवायरनमेंट भी मिला रिसर्च के लिए, वहां पे आईआईटी भिलाई का सिनेरियो में। तो फिर मेरा उधर ही मन लगने लगा, और फिर मेरे को प्रिपरेशन उतनी नहीं हो पाती थी उधर। तो ये प्रोसेस का। अच्छा, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, चिराग ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। मतलब जितना भी हो सकता है, नेशनल लेवल के जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, ऑलमोस्ट क्रैक किया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं चिराग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यार चिराग, तुमने इतने सारे एग्जाम फेस किए, इसरो फेस किया, बार्क फेस किया, गेट फेस किया, ईएस फेस किया, असिस्टेंट इंजीनियर फेस किया, तो तुमने इन सारे एग्जाम्स के पैटर्न्स में और इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस पाए? एक्चुअली वही वाली बात है कि 2 टाइप के कैंडिडेट मैं समझता हूँ। 2 टाइप के कैंडिडेट होते हैं। एक तो एनआईटी आईआईटी के ग्रेजुएट होते हैं, वो बहुत शार्प ब्रेन होते हैं, उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल कॉलेज, और मतलब उनका एप्टीट्यूड जिनका शार्प नहीं होता है, तो जिनका एप्टीट्यूड शार्प होता है वो साइमल्टेनियसली कर लेते हैं। गेट में भी 40 रैंक आ गई, ईएस में भी 12 रैंक आ गई, 30 रैंक आ गई, कुछ भी आ गई। लेकिन जो जिनका मेरे जैसे कैंडिडेट का एप्टीट्यूड उतना नहीं है, मतलब मैं नहीं समझ पाऊंगा इतनी सारी चीजें, या मतलब एकदम ही मतलब 4th ईयर तक बीटेक में कुछ ही नहीं किया है, मतलब रट के पास हो गए हैं लास्ट नाइट में। तो उनको क्या करना रहता है कि फोकस करना रहता है, उनको चूज करना रहता है।
एक दो टाइप के एग्जाम है, एक गेट टाइप एग्जाम है और फिर एक ईएस टाइप के एग्जाम है। ईएस टाइप के एग्जाम्स में ये सब आते हैं कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, एसएससी जेई हो गया, आरपीएससी जेई हो गया, ये सब अलग पैटर्न है। गेट में एकदम आईआईटी के प्रोफेसर्स कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं कि उस बंदे ने किस तरीके से चीजों को समझा है। बट ईएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं या उनको बहुत सारी पैरामीटर्स पे देखना है, तो वो एक अलग टाइप का नेचर है। उसमें लेबर चाहिए, उसमें एप्टीट्यूड उतना नहीं चाहिए। आजकल 17 से थोड़ा एप्टीट्यूड भी चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल, एक मतलब एवरेज से भी ब्लो वाला एप्टीट्यूड वाला बंदा अगर उसमें लगन हो, मतलब अगर वो बंदा पेशेंस रख के मेहनत करे, तो ईएस में और इन सब एग्जाम्स में कर सकता है। गेट में क्या होता है कि रिपीटेडली मैं देखता हूँ दोस्तों को कि उनका स्कोर ही नहीं बढ़ता, 65, 65, 70 के ऊपर उनका कुछ भी वो कर रहे हैं लेकिन बढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो अलग टाइप का एक एग्जाम है, ये अलग टाइप का एग्जाम है। तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम का टाइप आपको चूज करना होता है आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से। तो जैसे कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ इंक्लाइन ज्यादा रहा, गेट क्योंकि उसका प्रीलिम्स जनवरी के स्टार्ट में होता था और गेट का जो एग्जाम है वो फेब के स्टार्ट में होता है। तो मैं जीएसई पढ़ता रहता था उसके प्रीलिम्स के उस तक, और मेरा एप्टीट्यूड इतना साफ नहीं था कि दोनों चीजें मेंटेन कर पाऊं। तो गेट को बस मैं लास्ट मोमेंट पे 1 महीना 15 दिन, क्योंकि बॉडी टूट जाती है आपकी प्रीलिम्स की तैयारी करने में, क्योंकि आपको उसमें स्कोर करना है ज्यादा से ज्यादा अगर ईएस में सिलेक्शन लेना है तो आप जीएस पढ़ेंगे और बिना कैलकुलेशन के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब एकदम से गेट के लिए आपको 5-10 दिन तो अपने अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करने में लग जाते हैं, फिर गेट की तैयारी करते हैं। तो इसलिए गेट मेरा कभी ढंग से नहीं हो पाता था। तो और मेरे दोस्तों का भी मतलब एक 70 के ही आसपास रहता था, मतलब वो बंदे इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आपका एप्टीट्यूड उतना नहीं है तो आपको चूज करना पड़ेगा किस टाइप के लिए आपको एग्जाम पे फोकस करना है। ईएस वाला जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे एग्जाम आते हैं, गेट वाले में बहुत ही कम। एक तो बार का एग्जाम है और एक गेट खुद एग्जाम है, वो एक अलग डोमेन है, ये एक अलग डोमेन। ये वाला जिसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एप्टीट्यूड कम लगता है, वो सारे असिस्टेंट इंजीनियर ईएस हो गया, आपका इसरो हो गया, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और थ्योरी पोर्शन ज्यादा आना चाहिए। ये बात बहुत ज्यादा सही है। उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी। एक्चुअली इसमें मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम इट, लाइक लोग पूरे साल भर लगातार रेगुलरिटी पीरियोडिक बेसिस पर मेहनत करते हैं, उनका एक पूरा रूटीन रहता है, वो उसको फॉलो करते हैं, और बीच बीच में हमें पता है हमारे माइंड में ना अपसेट अप एंड डाउन आते हैं। कभी कभी हमारा 2-3 दिन के लिए एकदम माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब लगता ही नहीं, कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, एवरीथिंग इज ब्लैंक, लाइक कि कुछ हो नहीं रहा है यार, कुछ चल नहीं रहा है। तो उस टाइम पर भी हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखें और अपनी स्ट्रेटेजी को और अपने एग्जाम पैटर्न्स को बिल्कुल फॉलो करते हैं। एक्चुअली अगर मतलब जो मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर डाला था उसमें एक मैंने मेंशन किया है कि स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन और हाउ टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स, उसमें 3 बातें मैंने बताई हैं। तो अगर उन्हीं 3 बातों के हिसाब से अगर मैं बताऊं, मतलब मेजरली 2 पॉइंट्स हैं। मतलब एक तो सेंस ऑफ पर्पस, बंदों का पर्पस क्लियर नहीं होता, बंदे फोकस में मिस कर जाते हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियो के हिसाब से 3 पॉइंट के हिसाब से बताता हूँ। तो जो फर्स्ट है आपका नॉलेज बेस आपको बढ़िया बनाना रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जहां से भी मतलब अच्छा सोर्स है, स्टैंडर्ड सोर्स से आप अच्छे से वो करते हैं और उस पर जम के मतलब रिवीजन एक बहुत अच्छा वाइड वैरायटी आप कवर कर लेते हैं। उसके बाद आता है टारगेट। फिर आपको टारगेट रहना रहता है, भाई ईएस की तरह का करना है, गेट की तरह का करना है, जेई की तरह का करना है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरह का करना है उसका। फिर उसके बाद आते हैं स्किल्स का रहता है कि आपको पेपर में मतलब 90% तो आपने कर लिया, लेकिन जो टॉप का 10% जो अभी आपका लेवल रह गया वो सबसे क्रूशियल रहता है। उसमें टेस्ट सीरीज हो गई, लास्ट मोमेंट पे आपको कैसे मैनेज करना है, एंग्जाइटी तो नहीं हो जा रही पेपर में, पसीने दे रहा है, सो के नहीं गए, तो ये सारी चीजें रहती हैं। फिर जो एक चीज रहती है कि आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू अवॉइड ये जो अप डाउन आते रहते हैं। तो एक सिंपल चीज तो है कि अगर आपका माइंड बहुत क्लियर होता है, मतलब आप शॉर्टेड आदमी हो, मतलब शॉर्टेड आपकी फिलॉसफी है कि भाई मुझे करना क्या है लाइफ में, आपको प्राइवेट जॉब करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, एक तो यहाँ से इंस्पिरेशन आती है। जैसे कि मेरे फैमिली से मुझे सपोर्ट मिलता था, मेरे भाई ने ऐसा किया था तो मुझे एक ग्लिम्स था कि
वही करना है, चाहे मैं 5 साल स्ट्रेट इन द लाइन, कोई फाइनल सक्सेस नहीं, लेकिन सेंस ऑफ क्लैरिटी है कि मतलब कि भाई करना कुछ ऐसा ही है, नहीं तो घर वाले भी क्या बोलेंगे कि मतलब बड़े भाई ने कर लिया, लेकिन तुम्हारा एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा है, मतलब मेरे भाई से पढ़ाई में मैं ज्यादा अच्छा था लेकिन तुम्हारा नहीं हो पा रहा। तो फिर एक तो सेंस ऑफ पर्पस वाली बात है कि आप सॉर्टेड रहो और अपनी प्रायोरिटी रहती है, और भाई चिल तो रहना पड़ता ही है, मतलब ऐसे दिन आएंगे ही आएंगे कि आपको वीक में 2 दिन ऐसा ही लगेगा कि अब छोड़ दो, अब चले जाओ यहाँ से, दिल्ली से निकलते हैं, या मतलब लाइब्रेरी छोड़ो ये वो। तो उसके लिए रिक्रिएटिव चीज है, मतलब कि मैं मतलब मुझे वॉकिंग और चाय इतनी पसंद है कि मैं वॉकिंग मतलब शाम को निकल गया 6, मतलब बहुत बहुत डिस्टेंस भी, मतलब 6 से 10 किलोमीटर नॉर्मली, मतलब अगर मेरा मूड खराब है या ये है तो मैं वॉक करते करते, मतलब अपने ब्रेन को हवा लगनी चाहिए और एकदम से चलते 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 सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं, जब वापस आए तो एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। और फिर शाम को चाहे कोई दोस्त आ रहा है मिलने, एक दोस्त बनाया, उससे मतलब बातें रहती थी कि शाम को बातें करेंगे, तो फिर उससे क्या है, मतलब फिजिकल ऐसे फोन वॉन से मेरे से नहीं हो पाता था। आप सॉर्टेड सॉर्टेड, मतलब आप जितने से जितना सॉर्टेड रहोगे उतना ही अप डाउन भी कम आएंगे, और अप डाउन आएंगे तो आपको रिक्रिएशनल, मतलब आप ऐसा कोई चीज ढूंढिए जिससे कि आप रिफ्रेश हो जाते हो। किसी को बंदे को मूवी देखना अच्छा लगता है, या लेकिन वैसे फिजिकल अगर वर्क करें तो मुझे लगता है ज्यादा रिफ्रेश होता है, बॉडी एकदम एंथुजियाज्म में आ जाती है। बिल्कुल 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 सेम मेरे साथ भी होता है एक्चुअली। जब मैं मतलब मैं डिमोटिवेट फील करता हूँ या ये फील करता हूँ कि यार कुछ हो नहीं रहा है, यार चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, जबकि सब कुछ अच्छा भी चल रहा होता है एट द एंड, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक दिन मैं अभी कुछ दिन पहले लेटा हुआ था, रात को 12:30 बजा हुआ था, मैं मोबाइल चला रहा था और मैं अजीब सा परेशान हो गया, एकदम अजीब सा हो गया, यार चल क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। फिर मैं उठा, रात करीब 12:30 बजे में उठा, 1 घंटे मैंने डिप्स मारी, ठीक है, अपने मतलब मैं रूम पर वैसे करता रहता हूँ फिजिकल वर्कआउट, मैंने 1 घंटे डिप्स मारी, पूरा बिल्कुल बॉडी पसीना पसीना हो गई और बिल्कुल पंखे मेरे घर के बंद, और गर्मी इस समय बहुत ज्यादा दिल्ली पड़ रही है, और फिर मुझे अच्छा फील होने लगा, फिर गया मैंने मुंह धोया और सो गया। मतलब मुझे खुद जब स्ट्रेस होता है तो मैं फिजिकल वर्कआउट करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं सभी को बोलूंगा अगर उनका जो भी है तो मतलब जिससे उनको रिफ्रेशिंग फील होता है वो उन्हें ट्राई जरूर करना चाहिए, ये काफी मतलब सही बात है। उसके बाद हम लोग एक्चुअली एक मैं वीडियो बनाऊंगा, एक अपने चैनल पर वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू बी एक्टिव, और मतलब एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट है स्टूडेंट लाइफ में, उससे भाई बहुत मतलब बहुत फायदा रहता है। क्योंकि आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रेजेंट रहना पड़ेगा जब आप किसी भी एग्जाम को परस्यू करने जा रहे हो या लिखने जा रहे हो, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन होता है, आपको हर चीज के लिए टाइम देना पड़ता है, गेट के लिए 6 महीने, ईएस के लिए 1 साल, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि यार जरा वो पॉइंट्स क्या है जो जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, एट लास्ट रुक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है उनके साथ? एक्चुअली इसका मतलब कुछ कुछ, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ कि वो बंदे सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे रहते, मतलब वो ज्यादा ही बड़ी चीज से भिड़ गए, मतलब बंदे का एप्टीट्यूड है नहीं, बंदे में एप्टीट्यूड में थोड़ा उसको, मतलब बंदे का 2-3 साल से गेट क्वालिफाई हो नहीं रहा, फिर भी कह रहा है कि ना मैं, मेरे को पीएसयू चाहिए, या मतलब मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज ही होगा, मुझे तो ग्रुप ए सर्विस में ही जाना है, वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब बंदा पढ़ भी नहीं रहा, कहेगा कि नहीं मेरे को ना स्टेट सर्विसेज नहीं चाहिए, मुझे सिविल सर्विसेज ही चाहिए। तो वो बंदे अपने को गेज नहीं कर पे, खाली नहीं बैठते, मतलब सेल्फ एनालिसिस कि आप कहाँ हो, मतलब आपको कुछ सक्सेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मतलब आप कुछ भी छोटा, आपकी टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हो, या आपको छोटा सिलेक्शन हो रहा हो कि ये भाई कहीं से इंटरव्यू कॉल आ रहा है, स्टेट इंजीनियरिंग में मेरा अच्छा गया, या टेस्ट सीरीज जब वहां लिख रहा था तो अच्छा, तो बंदे सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, एक तो ये है। फिर फेलियर, फेलियर का मतलब उनका वो जो मतलब एक मोजियाक, मतलब क्लैरिटी नहीं रहती, सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं रहती। वो मेरा एक दोस्त था, मतलब रूममेट था, वो बंदा क्या करता था कि उसने मेरे साथ ही मतलब यही एप्टीट्यूड और इनकी इंजीनियरिंग के रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करी, उसके बाद वो 2 साल बाद कहता है कि भाई मेरे को सिविल सर्विसेज कर, और वो सिविल सर्विसेज के लिए लग गया। फिर 1 साल उसने सिविल सर्विसेज की करी, फिर उसे टफ लगा, तो कहता है कि नहीं यार अब तो ना मेरे को वही स्टेट में जेई भी हो जाऊं तो अभी मेरा काम चलेगा, या मतलब मैं अब ना किसी दूसरे मतलब सीएपीएफ की तैयारी करता हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करता हूँ, मेरी एज बची हुई है। तो बंदा सॉर्टेड आउट ही नहीं है, उसको
अगर वो बंदा किसी एक टास्क के लिए लंबे समय तक, अगर वो मान लो उसका ग्रोथ पर ईयर स्लो भी था, मतलब उसका स्लोप, लर्निंग का स्लोप कम भी था, लेकिन अगर वो किसी एक चीज पर ही लगा रहता, हाँ माना कि उसको डिप्रेशन होता है कि भाई ये क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरा कुछ हो जा रहा नहीं है और मैं क्या बल, लेकिन आपको उसी चीज पे स्टिकिंग स्टिकिंग का मतलब ये रहता है कि आप उस चीज को लगे हो, तो समय लगता है भाई, हर चीज में समय लगता है। अगर आप एक बढ़िया सा चाय की दुकान का भी बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आप सोचोगे 2 साल में ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज के लिए मतलब लाइफ को बंदे मतलब ढंग से लेते नहीं है, बहुत समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। और मतलब कुछ कुछ बंदे ऐसे रहते हैं कि जिनके हम टॉक्स देखते हैं ये कि 1 साल में कर दिया इतना वो, लेकिन वो रेयर होते हैं, वही उन्हीं को ही हम जानते हैं। लेकिन कुछ बंदे या जनरली बंदे होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनकी स्टोरीज इतनी नहीं अच्छे से फैलती, लेकिन समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। ये चीज तो मैंने देखी है। और कई बार ये भी होता है कि कई बार जो लोग टॉक्स में बोल रहे होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि यार मैंने 6 महीने की पढ़ाई की तो मैंने क्रैक कर दिया। बट जो लोग उनसे रिलेट करते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, मतलब वो बताते हैं, मैंने देखा, मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करता, एक बंदा था ईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किया था, वो बोलता था, हर टॉक में जाता था, बोलता था मुझे 6 महीने लगा, मैंने क्रैक कर दिया, ऐसा मेरा शेड्यूल था। जब उसके दोस्त, मतलब उसके दोस्त भी मेरे से कहीं ना कहीं से रिलेशन में आते थे, मैंने पूछा भाई ऐसा है, ऐसा क्या है, मतलब यार 6 महीने में क्रैक कर दिया, ईएस तो मतलब काफी काफी बड़ा एग्जाम होता है। उस बंदे, उनके दोस्तों ने बताया कि नहीं यार वो भाई मतलब पहले सेकेंड ईयर से तैयारी कर रहा था, है ना, कोचिंग लगाई, 3 साल तैयारी की, उसके बाद जॉब की, जॉब में भी तैयारी कर रहा था, उसके बाद जॉब को छोड़ा, फिर वो आया तैयारी करने, मतलब फिर तो मतलब एक लाइफ जर्नी थी। बट वो टॉक्स में क्या बता रहे हैं कि मैंने 6 महीने में क्रैक किया। तो इस बार कई बार ना मिसगाइडेड हो जाते हैं लोग, सोचते हैं कि यार मेरा 1 साल में नहीं हुआ तो मतलब मेरा होगा ही नहीं कभी, है ना यार, मैं मेरा मतलब बहुत टाइम बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ट्रेड के बारे में बता रहा था कि 4th ईयर में मेरा जूनियर था, वो बंदा 3 महीने में, अभी 3-4 महीने में उसका बैंक पी हो गया। वो कॉलेज से निकला, कॉलेज से प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ, एक्चुअली बहुत खराब खराब कंपनियां हैं। उस बंदे ने कहा कि मैं अपने से तैयारी करूंगा, उसने 4 महीने में बैंक पी हो गया, वो बिहार में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदा, हम कह तो रहे हैं, लेकिन ही इज अ आईआईटी ग्रेजुएट, और वो जब आईआईटी के अंदर आने के लिए जो उसने कंपटीशन झेला था पहले, तो वो इतना शार्प ब्रेन रहा होगा, रहते हैं, जो कि वो बंदा कर लेगा। अब मतलब वो 4 साल भी वो खाली नहीं बैठा था, आईआईटी में भी इतना सब एप्टीट्यूड और ये सब करना पड़ता है, तो ऑन एन एवरेज मतलब हम अगर उसे देखेंगे तो बाहर वाले बंदे को लगेगा अरे यार 4 महीने में ही हो गया, लेकिन एक्चुअली हम जब देखते हैं तो वो कब से पढ़ाई कर रहा है, 11th-12th से ही बहुत सीरियस है पढ़ाई की। ये बात तो सही है, एज वी नो लाइक आईआईटी का जेई एडवांस का पेपर क्रैक करना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। फिर आप चाहे किसी भी आईआईटी में पढ़ रहे हो, लेकिन देश के टॉप 23 इंस्टीट्यूशन में आना, देश के 15 लाख के बच्चों में 10,000 बच्चों में आना, अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। ये बात तो सच है। तो ये बीटेक वाले की स्टोरी थी, मतलब बीटेक के स्टूडेंट की। हाँ, वो बीइंग अ न्यू आईआईटी, उसमें क्या हो रहा है कि अच्छी मतलब मैकेनिकल के लिए अच्छी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छी कंपनी नहीं आ रही, तो काफी सारे बंदे बैठे ही नहीं, मतलब बाकी सारे बंदे कह दिए कि अच्छी कंपनी लाओ, एक मिनिमल पैकेज हो जिसका, नहीं तो हम बैठेंगे नहीं। तो सबने वॉक आउट कर दिया कुछ कुछ कंपनी से, तो वो भी बैठा नहीं, और उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है फ्यूचर में, लेकिन उसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उस बंदे ने बैंक पीओ, उसको लगा कि अच्छा रहेगा, मेरे पास आता रहता है वो यहाँ पर, क्योंकि वो भी बिहार से, तो जब भी पटना विजिट करता आता है, क्योंकि हम हॉस्टल में दोस्त थे मतलब। नहीं, मेरे पास भी यूजुअल मैसेज आते रहते हैं। अभी एक आईआईटी गोवा के मैकेनिकल ग्रेजुएट का मैसेज आया था, वो कह रहा था सर इंटरव्यू देना है मुझे आईआईटी बॉम्बे में, थर्मल में, एमटेक में। और कई बार मतलब अलग अलग टॉप आईआईटीज में भी जो लोअर ब्रांचेस होती है लाइक मेटलर्जी वगैरह, इनके बच्चों के भी आते हैं, क्योंकि इनका भी पैकेज कुछ अच्छा खास नहीं होता है ना। जो पैकेजेस इंस्पायरिंग सिर्फ सीएस के पैकेज होते हैं, जिनको देख के आईआईटीज का नाम अलग ही लेवल पर चला गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर एमटेक लाइफ। तुम्हारा मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आईआईटी भिलाई के साथ, और तुमने क्या पाया कि मतलब क्या चेंजेस होते हैं एक आईआईटी में जाने के बाद ग्रेजुएट होने से। एक्चुअली अगर इमोशनली, दो टाइप में स्टोरी है इसकी, एक तो इमोशनली और एक एकेडमिकली। इमोशनली मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है आईआईटी के लिए, वहां पे एक क्लब है गोल्स करके, ऑरेटरी क्लब करके, तो उसमें मैं बहुत एक्टिव था, मतलब ये सब कल्चरल्स में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, म्यूजिक और कल्चर में। तो वहां पे मैंने बताई थी, वो मेरा इमोशनल एक्सपीरियंस है, वहां पे देख लीजिएगा, बता देंगे हम। और
एकेडमिकली में जाके मेरे को ये लगा, मैं गया तो वहां पर तैयारी करने था, इसलिए ही मैंने IIT भिलाई चूज किया था। मेरा भुवनेश्वर में भी हो गया था, लेकिन इसलिए ही मैंने IIT भिलाई चूज किया था कि वहां पे थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। नई IIT है तो एक्चुअली वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है। वहां पर पहले साल आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, थर्मल डिजाइन और वो इलेक्ट्रिकल के लिए भी सब है। मतलब सभी को सब वैरायटी देखने को मिलती है। तो इसके कारण IIT भुवनेश्वर में मुझे शुरू डे 1 से ही मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा था। तो मैंने कहा मेरी प्रिपरेशन में तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, इधर थर्मल भी मिलेगा, डिजाइन भी मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग भी मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा वैल्यू एडिशन। तो मैंने फिर यहाँ पे ज्वाइन सोच के ये ज्वाइन किया था कि वहां पे प्रिपरेशन करें, लेकिन जब IIT का वहां पे करिकुलम और प्रोफेसर्स ने हमारा को काम लोड देना शुरू किया, तब हमें पता चला कि अगर खुश रहना है, मतलब अगर लाइफ में कंटेंटेड रहना है, मतलब संतोष उससे रहना है, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट रहता अगर मैं उधर प्रिपरेशन का भी, तो मैं प्रिपरेशन को बहुत कम ही समय दे पाता था। मतलब सैटरडे संडे या फिर नाइट में, मतलब 12 से 1 12 से 2 के बीच में ही दे पाता था, क्योंकि कॉलेज का काम बहुत रहता था। वहां पे IIT 1 या 2 IIT को छोड़ के बाकी कोई ऐसी IIT नहीं है, या कुछ कुछ NIT है कि वहां पे आप प्रिपरेशन का मूड लेके नहीं जा सकते, आपको वहां पे काम बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता। बिल्कुल, रियली आई ऑल्सो फील लाइक कि क्या होता है कि बहुत सारी IITs भी नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा, IITs की भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस होती हैं जिनमें आप प्रिपरेशन कर पाते हो। उस पर भी डिपेंड करता है कि उस समय वहां का HOD और वहां के टीचर्स कौन है, इस पे ज्यादा चीज डिपेंड करती है रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी IIT में करने को। लाइक चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज और व्हाट मोटिवेट्स यू। इमोशनल एक्सपीरियंस के लिए वो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वो देखिएगा। उसमें मतलब मैंने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताया कि 3 IIT, मतलब आप प्रिपरेशन में और दिल्ली में रह रहे हो, तो वहां पे खुली जगह में खुली सांस में जैसे रहते हैं तो फिर कैसा फील होता है। तो वो मेरा इमोशनल एक्सपीरियंस है। एकेडमिकली तो मेरा वहां पे IIT भिलाई आप यही है कि रिसर्च बहुत हैवी वर्क, मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ा ये। हाँ, अभी आप पूछिए अगला क्वेश्चन। चलिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मोटिवेट्स यू फॉर द प्रिपरेशन आफ्टर फेसिंग, लाइक इंटरव्यू तक जाकर वहां पर एकदम स्टॉप हो जाना, रुक जाना, उसके बाद फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? बहुत दुख तो होता था भाई किसी भी इंटरव्यू के आगे, क्योंकि एक्चुअली मेरा कॉलेज सही नहीं था, बीटेक मैं अच्छी जगह से नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास अवेयरनेस नहीं, तब ना ही मेरे पेरेंट्स जगे हुए थे, ना मेरे को खुद ही समझ थी। तो एक्चुअली मैं बहुत ही खराब कॉलेज से आता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही मैं वो पूछते थे वहां पे, आप बाहर में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वहां पे IIT NIT के बच्चों की लाइन लगी रहती है, बहुत बच्चे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, NIT पूना, IIT से बंदे आए होते हैं। तो जैसे ही वो कॉलेज का नाम जानते थे तो वो कहते थे अरे यार, मतलब काम खराब हो जाता था। उनसे वो अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते थे, मुझसे अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते थे। इवन दो मतलब मुझे थोड़े उनके बराबर नॉलेज होती थी, उनसे अच्छी नॉलेज होती थी अपने कलीग से, लेकिन तब भी उनका एक फ्लेवर रहता था, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट लोग रहते हैं। उनका एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग रहती है कि प्राइवेट कॉलेज वाला बच्चे को क्या क्या जानता होगा, इसने बीटेक में करा ही क्या। तो ये मेरे को बहुत हैम्पर होता था, बहुत दुख होता था कि यार मतलब क्या हो गया, अब एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट, समय लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, तो वेट करते रहो। और फेलियर के बाद बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन मैं जैसे इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद ना ये होता था, एक पॉजिटिविटी भी आती थी कि आई हैव समथिंग, मतलब मेरे में कुछ है। मतलब मैं अगर इंटरव्यू तक पहुंच रहा हूँ, कंसिस्टेंटली इंटरव्यू तक पहुंच रहा हूँ, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि 10 इंटरव्यू में से कोई कहीं भी मेरा लक चमकेगा और वहां पे मेरे को सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बस उसी का वेट करने की आस में मतलब लगा ही रहा हूँ, कंसिस्टेंटली लगा रहा। ओके, ओके, चलिए फिर इसके बाद हम लोग वैसे हम लोग डिस्ट्रैक्शन वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, और अगर उसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो बताओ फिर कैसे और डिस्ट्रैक्शन को कम करा जाए। हाँ, एक पॉइंट मेंशन हो चुका है कि आपका जो सेंस ऑफ सॉर्टेड चीज और सेंस ऑफ पर्पस, मतलब आपको करना क्या है। आप आए हो बेरसराय, आप आए हो दिल्ली में कोचिंग करने, अब आप सोच रहे हो कि रिलेशनशिप में आ जाएं और ये कर लें वो कर लें, तो आपका सेंस ऑफ पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। एक चीज रहती है, ये हो गया सेंस ऑफ पर्पस, लॉन्ग टर्म जो आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको खत्म करती है कि आपको लाइफ में करना क्या है। लेकिन शॉर्ट टर्म जो डिस्ट्रैक्शन होता है डे टू डे, मतलब डे टू डे में क्या रहता है, वही डिस्ट्रैक्शन शीट, एक व्हाइट पेपर पकड़ो और जब भी कभी भी पढ़ने बैठ रहे हो डे में,
उसको बगल में रख के बैठो और उस पर लिख लो डिस्ट्रैक्शन शीट। अभी जैसे आप पढ़ने बैठोगे ना, आपको याद आएगा, अरे यार वहां पे दूध दूध नहीं लेने आया, ये हो गया, वहां पे ये हो गया, उसको इतने पैसे देने, ये करना है, इंस्टाग्राम चलाना है, ये करना है, उसको मैसेज। तो क्या होता है, जब जब पढ़ने बैठते हैं ना सीरियसली, तभी ये सारे काम याद आते हैं। कभी आपको ये सारी चीजें, आप सारी चीज लेके नहीं बैठ रहे हो। तो वही शीट, अगर आप बैठे हो पढ़ने, लाइब्रेरी में गए हो या कहीं भी पढ़ने बैठे हो, एक साइड में सीट रखो कि अभी पहले 2 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस लिस्ट में देखेंगे और जो भी प्रायोरिटी होगी उसको कंप्लीट करें। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया कि आप एक डिस्ट्रैक्शन सीट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसके बिना कुछ नहीं होगा। मतलब आप पढ़ने बैठोगे और दिमाग में पता नहीं क्या क्या, दिमाग में भी जो भी न्यू आइडियाज भी तो आते हैं कि मैं वो पढ़ सकता हूँ, ये पढ़ सकता हूँ। अभी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने बैठोगे, अभी आइडिया आएगा सोम का, वो कर लेता तो अच्छा रहता। तो आप उसको भी डिस्ट्रक्शन शीट में लिखो कि ये टॉपिक हो सकता है, ये किया जा सकता है अच्छे मार्क्स के लिए। तो यही है कि सेंस ऑफ पर्पस लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन के लिए और डिस्ट्रक्शन सीट शॉर्ट टर्म डे टू डे बेसिस के लिए बना सकते। ओके, देन आफ्टर दैट, एट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीपीएससी जर्नी के बारे में कुछ बताओ यार, कैसी रही बीपीएससी जर्नी पूरी? बीपीएससी 2017 में क्या हुआ कि मेरे भाई की शादी हुई, तो मैंने मार्च 2017 में फॉर्म भरा था और उसके बाद मैं भूल गया था कि अपने प्रिपरेशन तो कंटिन्यू थी। फिर उसके बाद 2018 में, अगस्त 2018 में इसका प्रीलिम्स का कॉल आया, तो मैं तैयारी कर ही रहा था। ईएस का मेंस लिखा था, प्रीलिम्स देने के लिए पटना आया, प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स इजी था, अब तो प्रीलिम्स है भी नहीं, जो वो शायद बीपीएससी एई में पहली बार ही ऐसा हुआ, पहले भी नहीं होता था, बाद में भी अब नहीं होता। उन्होंने प्रीलिम्स लिया, तो प्रीलिम्स लिया तो मैं दे के चला गया और भूल गया। फिर उसके एग्जैक्टली 1 साल बाद इसका मेंस का कॉल आता है कि आपके 9 पेपर हैं। तब तक मैं आईआईटी भिलाई, जस्ट 15 दिन मुझे हो गए थे आईआईटी भिलाई गए हुए, लेकिन वहां पे आपको मेंस का कॉल आता है। 9 पेपर होते थे मेंस में हमारे, 19 में, अगस्त 2019 में 5 से 9 पेपर हुए। तो मैंने सारे आईआईटी भिलाई से सीएल लेके गया और वहां पे सारे पेपर्स दिए। उसके बाद वापस आया और एक पॉजिटिव मूड के साथ कि चलो, मतलब एक होप है करके अपना, मेरा रिसर्च में जब मैं उधर गया ना, प्रोफेसर से मिला, प्रोफेसर का लेक्चर लिया, हमारा एचओडी जो सर थे, उन्होंने मतलब हृदय परिवर्तन हो गया उधर जाते ही। उनका जब जैसे ही उनका प्रोफाइल देखा, उनका पढ़ाने का तरीका देखा, तो मैंने कहा भाई, कोई रिसर्च में भी इतना अच्छा सकता है और पढ़ाने में भी इतना अच्छा सकता है, आई वॉन्ट टू बी लाइक। मतलब मुझे भी अगर इन्हीं के साथ पीएचडी करने को मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, मैं कर लूंगा। तो फिर एक्चुअली दोस्त, अब आप कब तक मतलब फुल्ली लाइफ को नहीं जियोगे। मतलब पहले मैं 5 साल से वैसे ही संकुचित रह के सारी चीजों, दोस्ती यारी छोड़ के बैठा हुआ था कि पढ़ाई करनी। अब मैं वहां पे गया हूँ, अच्छे अच्छे पूरे इंडिया से बंदे आए हुए हैं और सभी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सभी कंफ्यूज हैं। तो अब मेरे उनसे खुलने लगा कि भाई अब कब तक संकुचित रहोगे। और फिर रिसर्च में ही मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा, तो वही सब एक्सप्लोर करने लगा। फिर प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन जब 2020 का मैं गेट दे रहा था, उससे 10 दिन पहले मेरे को लगा कि यार इस बार भी देते हैं और अच्छे से देते हैं। 10 दिन पहले से, एक 2 महीने पहले से मैं था, मतलब टेस्ट सीरीज कभी कभी लिख देता था वीकेंड पे, लेकिन 10 दिन पहले से फिर मैं डेली 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 वो देने लगा। तो जैसे मेरे पहले तो 62 मार्क्स आए थे अपने 19 में, लेकिन उस समय मेरे 70 टच हो गए थे, 70 के ऊपर टच हो गए थे। लेकिन वो कैसे हुआ कि मैं फ्री माइंड था, मतलब संकुचित सोच नहीं थी, एकदम फ्री माइंड से। और मतलब वही प्रिपरेशन, मतलब मैं गेट में क्या करता था कि सब गुड़ गोबर कर लेता था। मतलब 3 घंटे की वजह से क्या होता था कि एकदम हैक्टिक हो जाते हैं आप, अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं। लेकिन फ्री माइंड, जब पैसे मिलने लगे, आपको लगा कि यार स्टाइपेंड मिल रहा है, अब यहाँ से तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लें, आप घर पे डिपेंडेंट नहीं। तो मेरे को फ्रीडम ऑफ, मतलब एकदम फ्री हो गया माइंड। फ्री माइंड से जो भी मैंने चीज करी, फिर वो अच्छी हुई, मतलब मेरे साथ। हाँ, ये तो मैंने फिर किया है, इसका सर भी। हाँ हाँ, फिर मैं सेकंड ईयर में था ही, थर्ड सेमेस्टर चल ही रहा था वहां पे। तो इनका आ जाता है कॉल कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। मैंने वहां पे मेल किया कि इंटरव्यू के लिए तो मैं नहीं आ सकता, यहाँ तक कोरोना चल रहा है, मेरे कॉलेज से बाहर ही नहीं अलाउड निकलना। उन्होंने कहा, उनका मेल रिप्लाई आया बीपीएससी से कि आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई। मैंने कहा अब भाई जाना ही पड़ेगा। फिर मैं पटना गया हूँ। पटना के निकलने 1 साल पहले मैं पटना के लिए निकला था, 14 जून को। उसके बाद मैं अपने कॉलेज नहीं जा पाया। जैसे ही निकला हूँ, फिर बाहरी बार घूमता रहा, बाहरी बार फिर इन्होंने बुला लिया मुझे जॉब के लिए। मतलब अक्टूबर 2020 को मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है
और फिर मैंने कॉलेज में बताया, तुरंत कॉलेज में बताया, पहले हेजिटेट कर रहा था, फिर बताया तो उन्होंने कहा कि आपका पार्ट टाइम में हो जाएगा, आप छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर मेरा और अच्छा हो गया। पीएचडी वाले कैंडिडेट्स ने बता दिया था कि कंटिन्यू हो जाए, तो फिर मैंने कहा यार 1.5 साल अगर मैंने अपनी लाइफ का उस चीज को दिया है, वो भी शिद्दत से दिया है, तो उसको डिसकंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। और मैं फिर उसको भी कैरी ऑन किया, इधर भी कैरी ऑन किया, फिर दोनों चीजें मैनेज करने लगा। मतलब जॉब में अगर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा हार्ड वर्क वाली है तो मैं उसको थोड़ा हटा के मैंने कहा सर मेरा थोड़ा इधर एमटेक का थीसिस चल रहा है, तो मेरे को अभी थोड़ा फ्री करिए। फिर मैं दूसरी जगह पे आ गया और बीपीएससी मतलब ये अपना जॉब, और इसको अभी बस मेरा 1 महीना बचा है, क्योंकि मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट हूँ, मेरे दोस्तों का कंप्लीट हो गया है। लेकिन बीइंग अ पार्ट टाइम स्टूडेंट मुझे एक समर सेमेस्टर 2 महीने का और करना था, तो उसका भी लगभग शुरू हो चुका है। मतलब जून एंड में मेरा एमटेक खत्म होता है। ओके 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 ओके। तो ये पूरी जर्नी थी आपकी लाइफ की, पूरी लाइफ स्टोरी। आज मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट चिराग की पूरी लाइफ स्टोरी आप लोगों ने लाइव यूट्यूब पे देख ली है, कैसे उसका सफर रहा, पूरी उसकी तैयारी, और फ्रॉम कमिंग टू द प्राइवेट कॉलेज, नाउ ही इज असिस्टेंट इंजीनियर, रैंक 11 बीपीएससी। तो काफी इंस्पायरिंग था, बहुत अच्छा लगा चिराग आज आपसे बात करके, आपके साथ इंटरव्यू का डिस्कशन करके। और मैं चाहूंगा यार, जिन लोगों को ना एक मोटिवेशन चाहिए, या जिन्हें लग रहा है कि यार गेट का प्रिपरेशन कैसे करें, ईएस का प्रिपरेशन कैसे करें, या किस एमटेक में कैसा रहने वाला है, चीजों को मैनेज कैसे करें, तो आपको चिराग से बात करना चाहिए एक बार। तो मैं कहूंगा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप, मैं चिराग के चैनल की लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें फॉलो करिए, चिराग से बात करिए, चिराग से फेसबुक इंस्टा के थ्रू जुड़िए, और उनसे डिस्कस करिए कि कैसे अपने डिस्ट्रैक्शन को और अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधारो, और कैसे एक सही स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन के साथ अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू करो। तो आज का हमारा कॉन्वर्सेशन चिराग के साथ इतना ही था। चिराग बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, हम लोगों को, हमारे परिवार सब्सक्राइबर फैमिली को अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।